हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैं इस वक्त अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, और शौहर भी वो जिसके लिए कुछ टाइम पहले तक मेरे जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी इस इंसान के लिए सच सवर कर इसकी सेज पर बैठकर इसका इंतज़ार करूंगी, मगर वक्त ने मुझे ये रंग भी दिखाना था। मैं काफ़ी हद तक ज़हनी तौर पर उलझी हुई थी कि मैं इन हालात का कैसे सामना करूं। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। दिल ही दिल में मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, शर्म भी बहुत आ रही थी। थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खुला और कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मैंने कन अखियों से देखा, वो मेरा नया नवेला दूल्हा था जो मेरे कमरे में आने के बाद सोफे पर बैठ गया था। वो तो मुझसे भी ज्यादा घबराया हुआ मालूम हो रहा था और डरे डरे से अंदाज में मुझे देख रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। मैं अपनी घबराहट भूल गई थी क्योंकि वो तो मेरे से भी ज्यादा हालात का सताया हुआ लग रहा था। तभी वो मेरे पास आकर बैठ गया और कांपते हुए हाथों से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंगूठी पहनाकर कहने लगा, ये अम्मी ने दी है। मैंने वाज़ेह तौर पर उसकी घबराहट को नोट कर लिया था। वो शर्मा रहा था। मुझे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। अब जब मैंने उसको अपने यूं रूबरू देखा तो वो इस नए रिश्ते में बंद कर और भी प्यारा हो गया था। मेरे जज्बात और एहसासात उसके लिए बदल गए थे। बिलाशुबा वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था और मैं शुरू से ही उसे पसंद करती थी, मगर किसी और नजरिए से। मगर अब जब हम दोनों के दरमियान रिश्ते की नौयत बदल गई थी, इसे इस तरह घबराए हुए अंदाज में देखकर मेरा दिल उसको छेड़ने का चाह रहा था। तभी मैं उसको छेड़ने वाली बोली, अम्मी ने सिर्फ ये कहा था कि अंगूठी देनी है, कुछ और नहीं बताया। वो हवन्नकपन से मुझे देखता हुआ रह गया था। तुम जानते हो कि हम दोनों का अब आपस में क्या रिश्ता है? उसने हाँ में सर हिलाया। तभी मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, कि क्या जानते हो तुम इस बारे में? आज जो कुछ होने जा रहा है। मैंने इसे अपना हाथ पीछे हटा लिया और कदरे गड़बड़ा कर बोला कि मुझे मामा ने सिर्फ ये कहा था कि कमरे में जाके आपको ये तोहफा दे दो। उसका अंदाज देखकर मैं बमुश्किल अपनी हंसी को रोका। मामा को तो और कुछ भी कहना चाहिए था, न जाने क्यों वो इतना घबरा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे मजीद छेड़ती, वो कदरे सिरपटा कर पीछे हटकर बैठ गया था। मगर अब मैं भी कहाँ बाज आने वाली थी। इतने दिनों से मैं जिस परेशानी से दो चार थी, अब यकदम सूरत हाल बदल गई थी और अब मैं ज़हनी तौर पर रिलैक्स थी। तभी मैं भी इसकी तरफ बढ़ने लगी, मगर वो यकदम अपनी जगह से उठा और भागकर कमरे से बाहर निकल गया। उसकी हरकत से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मैं सोचने लगी कि न जाने वो बाहर जाकर क्या बात करेगा। ये सोचकर ही मैं बुरी तरह से घबरा रही थी। अगर उसने बाहर मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो? ये सोचकर ही मुझे झुरझुरी सी आ गई थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। अगर ऐसे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता तो न जाने सब मेरे बारे में क्या सोचते, कि मैं इतना तरसी हुई हूँ, इतनी उतावली हो रही हूँ। ये सोचकर ही मुझे शर्म आने लगी थी। तभी मैं कुछ सोचते हुए अपनी जगह से उठी। इस हालत में कमरे से बाहर जाना मुनासिब नहीं था और मैं इतनी देर तक इस लिबास में बैठ सकती थी। तभी मैंने कपड़े चेंज किए। मैं बाथरूम से मुंह धोकर बाहर आई जब मुझे कमरे में अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे लोग आपस में बहस कर रहे हों। जबकि मैं वॉशरूम से निकलकर कमरे में आई तो सामने मामी खड़ी थी और उन्होंने मेरे शौहर का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती रोक रखा था। उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी यहाँ से भाग जाएगा। ये देखकर मैंने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। मामी मुझे देखकर कहने लगी, ये जो कुछ भी हुआ है, मानती हूँ कि तुम दोनों ही इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, मगर अब तुम लोगों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और बेहतर यही है कि तुम लोग खुशरूबी से अपनी जिंदगी शुरुआत कैसे कर। वो क्या कह रही थी मैं बहुत अच्छे से समझ रही थी और मेरा शौहर भी ये सुनकर गड़बड़ा कर रह गया था। उसने खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखा और जाने मामी के कान में क्या कहा कि उन्होंने उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगी कि अब मैं तुम्हें बाहर ना देखूं। हद होती है किसी बात की। तुम्हारा बचपना ही खत्म नहीं हो रहा, अब तुम शादीशुदा हो गए हो। घर मेहमानों से भरा पड़ा है। ऐसे में अगर तुम लोगों के सामने यूं मुंह बसोरते हुए आओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बेहतर यही है कि अपनी जिम्मेदारी को समझो और खुद को इस नए रिश्ते के मुताबिक ढाल लो। फिर मामी जब चली गई तो मैं कमरे का दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर आकर दराज हो गई थी। वो काफी देर तक सोफे पर बैठा रहा था। मैं कनखियों से उसे देखती रही और दिल ही दिल में महजूज हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसे तंग करूं और इसे छेड़ूं और इसे उकसाने की कोशिश करूं। फिर वो बेड के दूसरे कोने पर आकर लेट गया। वो बिल्कुल किनारे पर टिक गया था। मुझे शरारत सूझी
और मैं उसके पास जाकर लेट गई। मैंने उसे देखा, वो हल्का हल्का कांप रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा डर रहा हो। तभी मैंने फिर से उस पर दम पड़कर हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, और फिर अगला लम्हा मेरी जान लेने के लिए काफी था, क्योंकि उसने एकदम शराफत और बचपने का चोला उतार फेंका था और मैं गोया हक तक रह गई थी। सुबह जब उठी तो सबसे नजरें चुरा रही थी। मेरा शौहर नजर नहीं आ रहा था। जब मामी से इस बारे में पूछा तो वो शरारती नजरों से मुझे देखने लगी। उनके अंदाज से मुझे शर्म आ गई थी। वो बात बात पर मुझे छेड़ रही थी और मैं नजरें झुकाए बैठी रही। पिछले कुछ दिनों से अम्मी की बहुत ज्यादा टेंशन भी हो रही थी। मैं जानती थी कि वो मेरे बगैर उदास और परेशान होंगे। मुझे ताया अब्बू और ताई अम्मी से अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। बस यही सोचती रहती थी कि ना जाने वो अम्मी के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। अम्मी से मेरी फोन पर बात हो जाती थी। जब भी मैं इन्हें फोन करती तो वो मुस्कुराकर मुझे कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो और अपनी जिंदगी में खुश रहो। मगर मेरे लिए जैसे अम्मी के बगैर खुश रहना मुमकिन नहीं था। तभी एक दिन जब मैं अम्मी से बात कर रही थी तो अम्मी ने बात करते करते फोन रख दिया और थोड़ी देर के बाद फोन करके घर आ गई। और मैं आवाज में कहने लगी घबराई हुई कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम फौरन से आ जाओ। अम्मी की बात सुनकर मैं झिझकते हुए कहने लगी कि अम्मी, मगर घर में ताया और उनकी फैमिली मुझे देखकर कैसे रद्द अमल का इजहार करेंगे। ऐसा ना हो कि इन्हें देखकर गुस्सा आ जाए और वो मेरे साथ न जाने क्या सलूक करें। अम्मी कहने लगी कि फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी कोई नहीं कहेगा। कोई भी घर में नहीं है, वो दूसरे शहर में गए हुए हैं और अब वो कल आएंगे। मुझे तुम्हें देखने को दिल कर रहा है। जब अम्मी ने ये बात की तो मैं फिर अम्मी से मिलने के लिए तैयार हो गई। मैं जब मामी को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की और कहने लगी कि मामू को आ लेने दो, तुम उनके साथ जाना। मगर मामून तो दूसरे शहर गए हुए थे और इनके रात गए तक वापसी होनी थी। अम्मी बहुत परेशान थी। इस हाल में मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी। फिर मामी के लाख मना करने के बावजूद भी मैं एक टैक्सी में सवार होकर अम्मी से मिलने चली गई थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो ये देखकर हैरान हुई, घर का दरवाजा खुला हुआ था और पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। कहीं कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मैं चलते चलते अम्मी के कमरे में आ गई। दरवाजा खोलकर मैंने देखा तो सामने कोई भी नहीं था। मैं अम्मी को आवाज देते हुए जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई तो यकदम किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, और जब मैंने पलट कर देखा तो रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी। जब दरवाजा जोर जोर से दड़दड़ाने की आवाज पर मैं उठकर बैठ गई। मैं ये सोचकर परेशान हो गई थी कि आधी रात को न जाने क्या हो गया है। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक कौन दे रहा है। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने अम्मी बदहवास सी खड़ी थी। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। नूर, पता नहीं तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया है, जल्दी से आकर इन्हें देखो। अम्मी की बात सुनकर मैं भी बौखला गई थी। फिर जल्दी से जब इनके कमरे में आई तो मैं भी ये देखकर परेशान हो गई कि अब्बू की हालत बहुत खराब थी। वो अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखकर दोहरे होकर बैठे हुए थे। इनके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, माथे पर पसीना चमक रहा था। इसी वक्त हम अब्बू को लेकर अस्पताल में आ गए। हमें अस्पताल में आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब डॉक्टर्स ने हमें वो रूह फरसा खबर सुनाई कि आपके वालिद हम बचा नहीं सके उनको। ये सुनकर मुझे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। अम्मी अलग गुमसुम सी हो गई थी। अब्बू की तदफीन के बाद यकदम हालात ने पलटा खाया था। वो घर जिस पे हम लोग रहते थे, जिसके मालिक थे, हम अब इसी घर में पराए हो गए थे। होश तो मुझे और अम्मी को तब आया जब हमने ताई अम्मा को पूरे घर में हुक्मरानी करते हुए देखा। मैं और अम्मी अब्बू के गम से ही संभल नहीं पा रहे थे। जब ताया अब्बू लोगों को घर में देखा तो हम यही समझे कि वो हमारे घर में गम हमारे साथ बांटने आए हैं। मगर हमें क्या पता था कि वो तो कोई और ही चाल चल रहे थे। रफ्ता रफ्ता ताया अब्बू की फैमिली ने हम लोगों को एक साइड पे लगा दिया और पूरे घर की ताई अम्मी और उनकी बेटियों की हुक्मरानी थी। ताई अम्मी का आवारा लफंगा बेटा आते जाते मुझे अजीब हवस भरी नजरों से देखता। मुझे उसको देखकर घिन आती थी। मैं जब अम्मी को शिकायत करती तो वो रो रो कर कहती कि मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे अब्बू जब जिंदा थे उनकी जिंदगी में तो किसी की जरूरत भी नहीं थी कि तुम्हारी तरफ मैली आंख से भी देखे। अब मैं अकेली औरत, मैं तुम्हें इन दरिंदों से कैसे बचाऊं। जब कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और तब भी एक दिन अजीब सी बात हुई। रात के वक्त ताया अब्बू ने अम्मी को अपने कमरे में बुलाया। मैं हैरान परेशान सी पूरे कमरे में टहल रही थी कि न जाने क्या वजह है जो ताया अब्बू ने इस वक्त अम्मी को बुलाया है। काफी देर के बाद जब अम्मी कमरे में दाखिल हुई तो उनका चेहरा जद पड़ चुका था। आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत निढाल लग रही थी। मैंने अम्मी को पानी पिलाया। काफी देर बाद जाके उनकी तबीयत संभली। मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने जो बात बताई उसने मुझे हैरान परेशान कर दिया था। अम्मी कहने लगी कि तुम्हारे ताया अब्बू का कहना है कि वो तुम्हारी शादी अफान के साथ करना चाहते हैं। क्या? ये सुनकर मैं एक झटके से उठ खड़ी हुई। अफान के साथ शादी मैं कैसे कर सकती हूँ?
वो जाहिल आवारा इंसान, उसे तो बात करने तक की तमीज नहीं है। ऐसे इंसान के साथ मैं शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर आप पर मैं इतनी ही भारी हूँ तो आप मुझे किसी कुएं में फेंक दें, मगर दोबारा अफान के साथ शादी का नाम भी मत लीजिएगा। अम्मी अभी ये कहना चाहती थी, मगर रोज बरोज ताया अब्बू और ताई अम्मी का इसरार बढ़ता जा रहा था, और ऊपर से अफान की भी मेरे हक साथ बेतकल्लुफी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। मैं जहाँ कहीं भी अकेली होती वो वहां पर आ जाता और मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू हो जाता। मैं सारी सूरत हाल से बहुत तंग हो गई थी और समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। अम्मी को जब ये बात बताई तो वो अलग रोना शुरू हो जाती, और एक दिन तो हद हो गई। ताया अब्बू ने रात को कमरे में आके ही कहा कि कल मेरा अफान के साथ निकाह है। ये सुनकर हम दोनों हक दक रह गए थे। ताया अब्बू ऐसा कैसे कर सकते थे? ये सुनकर अम्मी तो सख्त परेशान थी। वो क्या करें? तभी उनके जहन में ख्याल आया और वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे मामू को फोन करती हूँ और इससे इस मसले के बारे में बताती हूँ। हो सकता है कि इसके पास इस मसले का हल हो। अम्मी ने मामू को फोन किया तो मामू ने बात सुनकर एक अजीब सी तजवीज अम्मी के सामने रखी, जो अम्मी के लिए हैरान कुन थी, तो मेरे लिए नाकाबिले कबूल। ऐसा कैसे हो सकता था? मामू का कहना था कि मैं इनके 14 साल बेटे वलीद के साथ शादी कर लूं, जिससे मैं उम्र में 5.5 साल बड़ी थी। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? वो मुझसे बहुत छोटा था और मैं उसे छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करती थी। जब मैंने साफ इनकार किया तो अम्मी झुंझलाकर कहने लगी कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब तुम खुद बताओ कि क्या करना है। फिलहाल इस पे अमल कर लो और बाद में तुम क्या चाहोगी। मगर इस वक्त हमारे पास ये मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। अगले दिन ताया अब्बू अपने ऑफिस चले गए और ताई अम्मी और उनकी बेटियां शॉपिंग करने की घर से निकल गई थी। घर में कोई नहीं था। अम्मी के पास यही मौका था। उन्होंने मामू को फोन किया। मामू अपने साथ ही काजी को लेकर आ गए थे और फिर सादगी से मेरा और वलीद का निकाह हो गया था। जब निकाह हो गया तो तब ताई अम्मी और उनकी बेटियां घर आईं और इन्हें जब ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने बहुत शोर मचाया। मगर अब क्या हो सकता था? मेरा तो निकाह हो चुका था और फिर मामू मुझे अपने साथ ही ले आए थे। उन्होंने अम्मी को बहुत कहा कि आप मेरे साथ चलें, मगर अम्मी कहने लगी कि फिलहाल मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे अभी यहीं रहना होगा। मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। वो कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे मामू मामी बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। जब मैं मामू के घर में आ गई तो अब मेरा ससुराल था वो। मामी ने एक प्यारा सा सूट मुझे पहनने के लिए दिया और फिर मेरा अच्छा सा मेकअप करके मुझे वलीद के कमरे में बिठा दिया। उन्होंने चंद रिश्तेदारों को भी मदऊ कर लिया था। ये सब देखकर मैं हवास बाख्ता हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मामी कहने लगी कि जो भी है, अब वो तुम्हारा शौहर है और तुम दोनों एक दूसरे पे हक है। माना कि वो तुमसे उम्र में कम है, मगर है तो एक मर्द ही, और जल्द ही उस रिश्ते की नजाकत का उसे भी एहसास हो जाएगा। और फिर अगर खुद वो इस जज्बात का इजहार ना कोताही कर दे तो तुम्हारा हक बनता है कि बीवी होने के नाते तुम उससे बाज़-पोज़ कर सकती हो, और अगर फिर भी कोई बात ना माने तो मुझे बता सकती हो। मामी की बात सुनकर मैं शर्मा कर सर झुका गई। वलीद, जिसे सब लोगों समेत मैं भी एक छोटा बच्चा समझ रही थी, एकदम ही जब उसने अपने और मेरे रिश्ते को समझ लिया, उसका हक अदा भी कर दिया। मैं इस सब से हैरान थी। अगले दिन जब नजर चुराती फिर रही थी और वलीद न जाने कहाँ गुम था, न जाने क्यों मुझे सबसे शर्म आ रही थी। मामी से 1-2 बार मैंने वलीद के बारे में पूछा, मगर वो मुझे मायनी खई से देखने लगी और मैं वहीं पर सर झुकाकर 2 दिन इसी तरह से बीते जा रहे थे। जो उसे बिल्कुल छोटा बच्चा समझ रही थी, अब मुझे अंदाजा हो गया था कि वो इतना छोटा नहीं था, बल्कि उसे तो हर एक चीज की समझ थी, और ये बात मेरे लिए हैरानगी का बायस थी। मुझे अम्मी की टेंशन हुई तो जब मामू से ये बात की तो मामू कहते कि तुम्हारे अब्बू ने सारी जायदाद तुम्हारे नाम की थी और इनकी वसीयत के मुताबिक जब तुम 20 साल की नहीं हो जाती ये जायदाद तुम्हें नहीं मिल सकती। अब एक ही वहां रहता है तुम्हें 20 साल का होने में। इसके बाद ये सब कुछ तुम्हारा होगा, तुमसे कोई कुछ नहीं छीन सकेगा। मामू की बात सुनकर मैं एक पुरसुकून सांस ली और इन्हें कहने लगी कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। इसे मेरी फर्म बात पर हो जाती थी, मगर अम्मी के इसरार पर जब मैं इनसे मिलने के लिए आ गई तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। मामू अनी ने मुझे बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, अम्मी को आवाजें देने लगी, मगर अम्मी मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आई। दरवाजे के पास आफान खड़ा था, जो आंखों में खबासत लिए मुझे देख रहा था। वो रफ्ता रफ्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। जोर जोर से जब अम्मी को आवाजें देने लगी, न जाने अम्मी कहाँ थी, घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने डरते डरते जब अफान से अम्मी के बारे में पूछा तो वो जोर से कहका लगाकर हंस पड़ा और कहने लगा वो तो अस्पताल में गई हुई है, उनके सर में चोट लग गई थी। अम्मी इनके साथ अस्पताल में है, अब्बू ऑफिस में और तीनों बहनें कॉलेज में हैं। घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है जो हम दोनों को डिस्टर्ब कर सके। वो इस वक्त मुझे बिल्कुल नफसियाती मरीज लग रहा था।
अम्मी के सर में चोट लगने का सुनकर मैं परेशान हो गई थी। अफान इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, बस मेरे करीब आता जा रहा था। मैं पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी और उसे कहने लगी कि फौरन से मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरी धमकी सुनकर वो हंस पड़ा। तुम कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर कौन है जो तुम्हें बचाएगा? तुम क्या समझती थी? तुम उसे शादी करके मामू के घर चली जाओगी तो तुम मुझसे बच जाओगी? मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? ये तुम्हारी महज खाम ख्याली है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी संगीन गलती की सजा दूंगा। जो तुमने मेरे साथ किया है वो गलत है। इस दिन मैं तुम्हारे साथ निकाह करने वाला था। मैं घर से बाहर था और तुमने मेरी गैर मौजूदगी में ही उससे शादी करके यहाँ से फरार होना था। अब तुम्हें इस गलती की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। मैं यहाँ से कोई जाए फरार नजर नहीं आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बहुत बुरी तरह से डर रही थी कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ये देखकर मेरी जान में जान आई। वो परेशान हो गया कि इस वक्त बाहर कौन है। दरवाजा जोर जोर से बजने की आवाज आने लगी। बाहर जो भी था वो बहुत शोर मचा रहा था। डरते डरते अफनान ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले खड़े थे और इनके साथ मेरे मामू भी थे। उन्होंने मुझे सही सलामत देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर उन्होंने अफान को पुलिस के हवाले कर दिया था। फिर मैं मामू के साथ जब अम्मी को अस्पताल में देखने आई तो अम्मी मुझे देखकर रोने लगी और कहने लगी, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तुम्हें इस नफ्सियाती पागल इंसान ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मामू ने अम्मी को कुछ कहने से भी रोक दिया था और कहने लगे कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है और तुम भी जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाओ। अब मामू ने पुलिस की मदद ली थी। अब मैं भी 20 साल की हो गई थी। सारी जायदाद कानूनी तौर पर मेरे नाम मुंतकिल हो गई थी। ताया अब्बू को बिलाखिर मायूस होकर घर छोड़ना पड़ा था। इस दिन अम्मी ने अफान की मजबूर करने पर मुझे कॉल की थी और बाद में अफान ने इन्हें चोट पहुंचा दी थी, जिसकी वजह से वो अस्पताल पहुंच गई थी। मगर ये शुक्र था कि हमारी इनसे जान छूट गई थी। मैं मामी की भी शुक्रगुजार थी। इस दिन मामू की मीटिंग कैंसिल हो गई थी। वो घर पहुंच रहे थे। जब मामी ने इन्हें कॉल करके मेरे बारे में बताया तो वो वहीं पर मेरे घर में आ गए थे। अगर वो ना आते तो न जाने क्या हो जाता। मेरा दिल चाहता कि मैं वापस अपने घर में रहूं, अपने पापा का बिजनेस खुद संभालूं। जब मामू से इस ख्वाहिश का इजहार किया तो पहले खामोश हो गए, फिर कहने लगे कि तुम वलीद से पूछ लो। अगर वो तुम्हारे साथ चलकर इस घर में रहना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो भी मेरी बहन का ही घर है और मैं इस बात से अच्छे भी मौके तलाश करूंगा। मामी ने जैसे ही उन्हें कॉल करके मेरे बारे में बताया, वो घर में नहीं गए थे। अगर वो ना आते तो फिर क्या हो जाता ना। मेरा दिल चाहता था कि मैं वापस अपने घर में रहूं, अपने पापा का बिजनेस खुद संभालूं। जब मामू से इस ख्वाहिश का इजहार किया तो वो पहले खामोश हो गए ना, और फिर कहने लगे तुम वलीद से पूछ लो। अगर वो तुम्हारे साथ चलकर इस घर में रहना चाहता है तो हमें कोई एतराज भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी मेरी ही बहन का घर तो है और मैं इसे इस बात पर मना भी नहीं करूंगा। बेशक मामू बहुत अच्छे थे, वो मेरा उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। जब मैंने वलीद से इस घर में चलकर रहने की बात की तो वो पहले तो इस बात पर मना ही करता रहा, मगर फिर बिलाखिर मामू और उमानी के समझाने पर वो मेरे साथ इस घर पे चल कर रहने पर तैयार हो गया था। जिंदगी महमूद पर आ गई थी। अब्बू का कारोबार मैं खुद संभाल रही थी। गो के अब हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। ताया अब्बू भी हम लोगों से फासले पर ही रहते थे, मगर कदम ब कदम मुझे अब्बू की कमी शिद्दत से महसूस होती थी और अब वलीद भी का भी बचपना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हमारे यहाँ अक्सर ये तासुर पाया जाता है कि अगर शौहर उम्र में छोटा है तो वो जिम्मेदारियों को पूरा करने के काबिल नहीं। शौहर को उम्र में बीवी कम से कम 2-3 साल बड़ा होना चाहिए, तभी शादी कामयाब होती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये तासुर है, गलत तासुर है। और मैंने अपनी ज़ाती तजर्बे से छोटे शौहर के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का सोचा है और मैं गुजार रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उम्र के फ़र्क को इतना सीरियस ना लिया जाए, क्योंकि हमारा मज़हब भी बड़ी उम्र की औरत से शादी करने को अच्छा समझता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी उम्र के मर्द के साथ एक लड़की अच्छी ज़िंदगी गुजार नहीं पाती जो एक छोटे मर्द के साथ गुजारती है। एक बड़ी उम्र के मर्द के साथ, क्योंकि वो गुस्से में बहुत तेज़ होता है, बढ़ती उम्र के साथ इंसान का फिशारे खून बुलंद होने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा आ जाता है और वह सारे ज़माने का गुस्सा अपनी बीवी पर निकालता है, क्योंकि दूसरे घर वालों पर निकाल नहीं सकता। इसलिए गुस्सा निकालने के लिए बीवी का सबसे पहला टारगेट होती है उसका, और ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी अजाब बनकर रह जाती है। इसके बरक्स अपने से कम उम्र लड़की के साथ अगर शादी की जाए तो फिर उसको गुस्सा कम आता है, क्योंकि उसकी उम्र गुस्से वाली नहीं होती और उसमें ब्लड प्रेशर नहीं होता इस उम्र में, जिसकी वजह से उसका गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं होता और बीवी की ज़िंदगी काफ़ी सालों तक सुकून से गुजर सकती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि छोटी उम्र के लड़के के साथ शादी करके लड़की खुश नहीं रह सकती, बल्कि छोटी उम्र के लड़के के साथ मेरे हिसाब से लड़कियाँ ज़्यादा खुश रह सकती हैं। अगर इस बारे में सोचा जाए तो सही होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो बस यही तासुर है कि बड़ी उम्र का मर्द होना चाहिए कि वो समझदार हो और घर की जिम्मेदारी संभाल सके।
लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। कभी कभी बड़ी उम्र के मर्द जो नौकरी करते हैं, कमाते हैं, सारे खर्चे पूरे करते हैं, लेकिन बीवी को खुश नहीं रखते, इसको दुख देते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं। उसकी निस्बत छोटी उम्र के मर्द लिहाज करते हैं। पैसा बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन इसका लालच नहीं करना चाहिए।